तो हम कॉलोनाइजेशन के फेजेज पढ़ रहे हैं, राइट। तो कॉलोनाइजेशन के कितने फेज होते हैं? 3 होते हैं, और 3 में हमने पहला पढ़ लिया है ना, और एक दूसरा पढ़ना है हमें। पहला कौन था? कॉमर्शियल था, और दूसरा कौन है? इंडस्ट्रियल है। तो इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन हमें पढ़ना है। यहाँ एस नहीं जेड होगा, और इसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण कहते हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो इंडिया में आई थी वो टाइम टू टाइम चेंज होती थी। तो जो पहला उसका हमने पार्ट देखा, बिगनिंग फ्रॉम 1757 टू 1813, वो अलग पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया था। लेकिन अब वो अलग पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वो आए और उनकी आवश्यकता चेंज होती, उनका नीड जो था वो चेंज हो रहा था। किसके इंटरेस्ट से? तो इंटरेस्ट ब्रिटेन के इंटरेस्ट से। और जैसे जैसे ब्रिटेन के इंटरेस्ट में चेंज होगा, वैसे वैसे अपनी पॉलिसी को यहाँ पर एडॉप्ट करेंगे। तो देखिए, अब चूंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तब उन्हें रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो अब वो चाहेंगे कि हमारी पकड़ अपने कॉलोनी पर ज़्यादा हो जाए, ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल हम ज़्यादा लेने लगे। इससे पहले उनको क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी? उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता क्यों होगी कि हम फैक्ट्री में जाकर के मशीन से सामान बनाएं? नहीं होगी ना। इससे पहले वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, आपको पता है। वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे थे ना। यहाँ के राजे रजवाड़े वगैरह को हटा करके खुद नहीं आ रहे थे, बल्कि हर जगह वो क्या करते थे, वार बैटल को जीतने के बाद भी प्रतीक के रूप में वहीं के राजा को क्या करते थे? बैठा देते थे और अपने हिसाब से डील करते थे, राइट। ये आपने देखा था। लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज करेंगे, क्योंकि अब उनको क्या चाहिए? अब उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए कि हम वहाँ पे कंट्रोल करें, और वहाँ से रॉ मटेरियल को हम जब निकाल ले लें तो हमें रोकने वाला कोई नहीं हो। रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनको सुविधा चाहिए होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जब हम रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं विद इन ए कंट्री, इंडिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से, तो देयर मस्ट बी कन्वीनियंट टू कैरी देम अप टू द पोर्ट, एंड देन दे विल ट्रांसपोर्ट इट टू द ब्रिटेन और टू यूरोपियन मार्केट। तो इसके लिए उन्हें अब क्या चाहिए? अब कम्युनिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे रोड बनाएंगे, अब यहाँ पर वो रेलवे का डेवलपमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सामान को देश के विभिन्न क्षेत्रों से क्या करना होगा? लेना होगा, और लेकर के पोर्ट तक उन्हें लाना होगा। अब पोर्ट से फिर क्या है? पोर्ट से तो फिर है ही उनके जहाज, शिप हैं ही बड़े बड़े, जहाँ से वो लोग यहाँ पर उसे लाद करके लोड करके ले जाएंगे, राइट। अब सोसाइटी में क्या होगा कि सोसाइटी में उन्हें भी चेंज करने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट अब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि न सिर्फ उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, बल्कि वो सामान को जब बनाएंगे तो उन्हें बेचना भी चाहिए, तो मार्केट भी चाहिए। एंड व्हेन यू नीड मार्केट, यू मस्ट advertise your product and make the people ready to buy them। तो अब यहाँ के लोगों को उनके सामान खरीदने के लिए रेडी करना होगा, और इसके लिए उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि हमारे जो आइटम्स हैं, हमारे जो वस्तु हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, और उसके लिए आप रेडी होइए। तो सबसे पहले हमें अपने जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रति क्या करना होगा? नेगेटिव अप्रोच लाना होगा उन्हें। इसीलिए अब हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे, हमारे लिए नहीं, अपने लिए लाएंगे। इस तरीके से हम अब देखते हैं कि सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि पर्पस क्या था उनका। तो जब आप देखिएगा कि इस टाइम में उनका जो है वो पर्पस क्या है, उसके बाद देखेंगे कि उनकी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या रहा है, क्या क्या उन्होंने स्टेप लिया। उसके बाद देखेंगे कि सोसाइटी के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, सोशल, उसमें कहेंगे सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी के बाद हम कहेंगे कल्चरल पॉलिसी, कल्चर के क्षेत्र में जो है वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, है ना। पर्पस मतलब उद्देश्य होता है, आप लोग लिखते जाइए उद्देश्य। और ये आर्थिक नीति, आर्थिक नीति उनके क्या थी? यह है इकोनॉमिक पॉलिसी।
और सोशल पॉलिसी सामाजिक नीति, सामाजिक नीति, और यह है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक नीति, और यह है प्रशासनिक। एक एक करके हम पहले समझने चलते हैं, अब उसके बाद हम जो है वो इसमें कुछ लिखेंगे। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले तो आप पर्पज में समझ लीजिए अब इनका पर्पज क्या था। देखिए, इससे पहले वाला जो फेज आप देखे हैं, इससे पहले जहाँ पे वो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, वहाँ पे इनका था कि यहाँ से सामान को खरीदना और उस सामान को ले जाकर के यूरोप के मार्केट में भेज देना, यही था ना। और इससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, यही था। इससे ज़्यादा उनका नहीं था। और कहा जाता है कि उनके चूंकि यहाँ पे पर्पस जो थे वो बहुत बहुत कम थे, उनकी रिक्वायरमेंट कम थी, इसीलिए वो यहाँ के डिफरेंट सेक्टर में रिफॉर्म भी बहुत कम करते थे और सुधार या चेंजेस बहुत कम करते थे। लेकिन अब उनके जो नीड है वो चेंज हो गए हैं। अब उनके यहाँ क्या हो गया है, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उनके यहाँ आया है। आपको पता है कि सबसे पहले वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ आया, यूरोप में, और यूरोप में कहाँ, इंग्लैंड में नहीं आया है। तो इंडस्ट्री, जब इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति का मतलब यही होता है मशीन वगैरह का इस्तेमाल होने लगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगना। और मशीन और टेक्नोलॉजी दोनों का जब इस्तेमाल होगा तो उसके लिए इन्हें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। उसको बंद कर दीजिए, है ना। हाँ, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब जो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होगा, तो एक तो रॉ मटेरियल पूरी दुनिया से उठाएंगे, वो लेंगे। जैसे उनका जहाँ जहाँ कॉलोनी है, जहाँ जहाँ कॉलोनी है वहाँ से उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, नंबर 1। और रॉ मटेरियल लेंगे कहाँ से, तो जहाँ जहाँ उनका कॉलोनी है, जहाँ जहाँ उनका उपनिवेश है, वहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे। अपना उनका देश ही कितना बड़ा है कि नहीं, अपना उनका देश ही तो बहुत छोटा है, कितना बड़ा उनका छोटा है। आज बिहार के सामने कई, उसका पॉपुलेशन देख लीजिए आप, यूएस का पॉपुलेशन ज़्यादा, आपका यूपी का पॉपुलेशन आप मिला लीजिए, उतना है। तो सब छोटे छोटे कंट्री थे, लेकिन कॉलोनी डिफरेंट कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में उन्होंने बसा रखा था, तो वहाँ से रॉ मटेरियल आते थे। और आपको पता होना चाहिए कि उतने उनके जितने भी कॉलोनी थे, उसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे उनका इंपॉर्टेंट था, इसीलिए सिर्फ इंडिया के लिए उनका एक सेक्रेटरी हुआ करता था, भारत मंत्री या भारत सचिव नाम का एक पोस्ट हुआ करता था इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो बाकी कॉलोनी के लिए नहीं था, सिर्फ इंडिया के लिए एक अलग से उनका कॉलोनी का था। तो समझिए हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया एज ए कॉलोनी उनके लिए था। आइए, तो ये आप समझिए कि कॉलोनी से वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को लेंगे, कच्चा माल लेंगे, और कच्चा माल लेकर के अपने फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करेंगे, मशीन से बनाएंगे। अब ये होने क्या लगा कि मशीन से होता है क्या है कि प्रोडक्टिविटी वो गुणात्मक रूप से बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई में बढ़ता है, वो है कि नहीं। बटन दबाइए, मशीन से रॉ मटेरियल डालिए, बहुत सारा सामान बनते चला जाएगा। तो सब जब सामान जब बन जाएगा तो इनको क्या चाहिए होगा, उन्हें बेचना भी है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा। अब ज़्यादा बेचेंगे तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो मार्केट को फिर इनकी कॉलोनी है, अपना कॉलोनी को मार्केट बनाएंगे। और कॉलोनी इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक बड़ा है, क्योंकि इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, इंडिया का पॉपुलेशन, सब उनके लिए बहुत फेवरेबल था। अब आके देखिए, तो अब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल भी कॉलोनी से लेना है और सामान बनाकर भी कॉलोनी में बेचना है। तो रॉ मटेरियल को लेने के लिए उनको यहाँ कंट्रोल करना होगा, नहीं, उनको क्या करना होगा, यहाँ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, उनको यहाँ के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना होगा। तब तो जो मर्जी वो ले सकते हो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से नहीं ले पाओगे। यहाँ की अगर स्टेट, यहाँ के पावर अगर आपको स्टॉप करेंगे, रोकेंगे, तो आप यहाँ से कच्चे माल को कहाँ कैसे ले पाओगे। और जब तक यहाँ से कच्चे माल का दोहन करके आप अपने फैक्ट्री तक नहीं पहुँचाओगे, इंग्लैंड तक नहीं पहुँचाओगे, तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, कच्चे माल नहीं मिलेगा और आप वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके लिए बहुत आवश्यक था कि डायरेक्ट कंट्रोल। अब आप क्या देखेंगे, आप इसी हिसाब से की पॉलिसी क्या बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनका जो मदर कंट्री है, उनका मदर कंट्री उपनिवेश में दो होता है, एक होता है कॉलोनी, एक होता है मदर कंट्री। तो उनका जो कॉलोनिज्म का ये थियरी है, कॉलोनिज्म इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन मदर कंट्री एंड अ कॉलोनी। और इसका जो रिलेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। यही होता है, मदर कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसी के आधार पर रिश्ता तय होता है। And each and every policy implemented in the colony will be in the favor of mother country.
जितने पॉलिसी वो यहाँ अप्लाएंगे वो सारे के सारे उनके फेवर में ही होगा। अब उन्हें मार्केट चाहिए, अब उनके रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए अब कंट्रोल करने के लिए अब उनको क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाएंगे। 1813 के बाद अब घटना देखिएगा कैसे मराठों से, है ना, मराठों से किस तरीके से तेजी से लड़ते हैं। आप देखेंगे कि इसके अलावा आप पंजाब से, पंजाब के डिफरेंट क्षेत्रों में मराठों जब आते हैं तो पिंडारियों का उग्र दमन करते हैं लोग। फिर महाराष्ट्र पंजाब में जाते हैं, पंजाब को अपने अंडर में लेने का प्रयास करते हैं, लेते भी हैं। और उसमें खास करके जितने भी स्टेट थे, जैसे आप देखोगे झांसी देखोगे, आप इससे पहले सतारा देखोगे या फिर कानपुर देखोगे, जितने स्टेट थे 1857 में बात कर रहा हूँ, डलहौजी इसमें बड़ी भूमिका निभाया है। तो हेस्टिंग हो, वेलेस्ली हो, डलहौजी हो, ये सब जो आएंगे वो मैक्सिमम यहाँ के जो क्षेत्र है उस पर जीतने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाया है, डलहौजी ने निभाया है कि नहीं। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा से अब यहाँ पर ये नियंत्रण करना शुरू करेंगे भारतीय क्षेत्रों पर, और उसके लिए उग्र एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, इतना ही थोड़ी करेंगे अभी, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर कम्युनिकेशन को तेज करेंगे, है कि नहीं, संचार को तेज करेंगे। अब संचार की बात करें तो संचार में क्या क्या आ जाएगा, संचार में रोड आएगा, रेलवे आएंगे, है ना, टेलीग्राम आएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और सबका डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगेगा, इसी फेज में होगा, सबका डेवलपमेंट इसी फेज में होगा। और ये सब क्यों हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सामान को ढोना है उनको। सामान ले लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप झारखंड का एरिया देखिए, आप पश्चिम बंगाल का एरिया देखिए, वहां से वो क्या करेंगे, कोयला अगर निकालते हैं तो कोयला निकाल कर वहां से डायरेक्ट इंग्लैंड कैसे भेजेंगे, उसके लिए उनको बंगाल की खाड़ी के पास किनारे ले जाना पड़ेगा, पोर्ट पर ले जाना पड़ेगा उनको। तो जब पोर्ट पर समुद्र के किनारे वो जब ले जाएंगे तो ले जाने के उनके पास रोड चाहिए होगा ना। अब कच्ची रोड है, बारिश हो रही है, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे सब चक्के धंस जाएंगे। अब क्या होगा, पक्की सड़क बनवाएंगे वो लोग, और पक्की सड़कों तेजी से सड़क बनवाया जाएगा, और जंगल की कटाई कर करके सड़क बनाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर माइंस वगैरह उन्हीं क्षेत्रों में मिलते थे। और जब ये कटाई किया जाएगा तो आप याद कीजिए, आदिवासियों की समस्या होगी उनको क्षेत्र में, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा, उनका विद्रोह बढ़ेगा, उनका विरोध बढ़ेगा, और उस विरोध में दोनों के बीच में झड़प होगी, तो विद्रोह होगा। कच्चा माल में क्या क्या चाहिए होगा, तो कच्चा माल में सिर्फ आप माल ही नहीं समझिए, कच्चा माल में जो है इन्हें क्या चाहिए, टोबैको बनाना है, टोबैको चाहिए ना इनको, तंबाकू वगैरह, है ना, कोकीन। और इनको क्या चाहिए होगा, गन्ना चाहिए होगा, और क्या, जूट चाहिए होगा क्या कि ऐसे जो किसान, एज यूजुअल किसान क्या करते हैं, किसान उपजाते हैं फूड ग्रेन, उपजाए खाए, कहानी खत्म, यही क्या होता है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब तो यही होता है ना, हमारे पास भी सामान है, आपके पास भी सामान है, हम दोनों बार्टर सिस्टम से बदल लिए और भोजन चल रहा है, लाइफ स्टाइल चल रहा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ पर थी, लोग बुनकर थे, कपड़े वगैरह बनाते थे, औजार वगैरह बनाते थे, वो किसान के पास जाते थे, अपना औजार लेकर के, किसान आते थे अनाज लेकर, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, कहानी हो गया। जो हमें आवश्यकता है वो आप पूरा कर दो, और जो मेरा नीड है वो आप फुलफिल कर दो, और इस तरीके से बड़े मस्त से यहाँ पर लोगों का जीवन चल रहा था। लेकिन इन्होंने दोनों को बर्बाद कर दिया, यहाँ के क्राफ्ट्समैन को भी बर्बाद कर दिया, और यहाँ के एग्रीकल्चर को भी बर्बाद कर दिया, है कि नहीं। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने नीड ऐसी थी, उनकी आवश्यकता क्या थी, दो चीज़ था, एक तो उन्हें भाई यहाँ रॉ मटेरियल चाहिए, और एक मार्केट चाहिए, और मार्केट बनाने के लिए यहाँ के लोगों को रेडी करना होगा। और जब तक कोई व्यक्ति सांस्कृतिक गुलाम नहीं बनेगा, कल्चरल स्लेव नहीं बनेगा, तब तक वो आपके हर चीज़ों को पालन नहीं करेगा, है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या किया गया, कल्चरल स्लेव बनाया गया, दिमाग में भर भर के हम क्या किए, उनके जैसा हमें वो अपने जैसा हमें वो क्या किए, बिल्कुल ढाल दिए, और फिर उनके सारे वस्तुओं को, वस्त्रों को, सब चीज़ को हम धीरे धीरे एडॉप्ट करते चले गए। और आज भी देखिए पूरी दुनिया में किसका कल्चर, किसका पहनावा वहनावा, भोजन वगैरह सब कहाँ किसका चल रहा है, सारे ब्रिटिश का चल रहा है, या यूरोपियन का, या वेस्टर्न पश्चिम का चल रहा है। आज लिट्टी चोखा से ज़्यादा बिक्री होती है पिज्ज़ा की, होती है नहीं होती है, बताइए। भारतीय व्यंजन जो हैं उसके कंपेयर में अगर आप देखें, यूरोपियन व्यंजन जो होता है, उनके फूड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं। यही है कि जब वो कल्चरली रूप से भी हमें एक तरह जैसे होता है कि पॉलिटिकल रूप से जब वो यहाँ पर प्रोमिनेंट हो गए और हम पे जब शासन करने लगे, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कल्चरल और सोशल,
वो हमें एहसास दिला दिए कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो रिग्रेसिव है और उनके जो ट्रेडिशन है वो प्रोग्रेसिव है, एंड देन वी बिगिन अडॉप्टिंग देम। और फिर वही करता हूँ कि मंगरुआ से माइकल बनने की होड़ होने लगी, राइट। तो ये आप समझ गए, ये मार्केट की कहानी हो गया। मार्केट होना चाहिए और मार्केट बनाने के लिए वो रिफॉर्म करेंगे और फिर हमें सोशल में चेंज करेंगे, यहाँ के कल्चर में चेंज करेंगे और सब चेंज करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। अब आइए कि इकोनॉमिक में स्पेसिफिक, अब देखेंगे, ये तो मेन उसका पर्पज हो गया, उद्देश्य हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या हो गया कि बाकी के सेक्टर में उन्होंने क्या क्या किया। इकोनॉमी के क्षेत्र में आप देख लीजिए, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो 3 चीज देख लीजिए। रेवेन्यू, तो आप जानते ही हैं रेवेन्यू जैसे चल रहा था वैसे चल ही रहा था, या इस तरीके से आप देख लीजिए। एग्रीकल्चर देख लीजिए, एग्रीकल्चर, और यहाँ हम लगा देते हैं इंडस्ट्री, है ना, 2, और तीसरा हम लगा देते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स लगा देते हैं, यहाँ पर 3 लगा दिया, है ना। इसे कहते हैं कृषि, इसे कहते हैं उद्योग, और इसे कहते हैं वाणिज्य व्यापार, है ना। वाणिज्य व्यापार में ही क्या आ जाएगा, आयात और निर्यात, है ना, आयात और निर्यात आ जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाएगा। एग्रीकल्चर की बात हम जहाँ कहें तो एग्रीकल्चर में हुआ क्या कि जैसे पहले कैश क्रॉप्स ज़्यादा उपजाए जाते, पहले जहाँ फूड ग्रेन ज़्यादा उपजाए जाते थे, अब उसके स्थान पर कैश क्रॉप ज़्यादा उपजाए जाने लगा। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है नकदी फसल, नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब क्या होता है, जिससे बेचकर लोगों को कैश मिलता हो, पैसे मिलता हो, इसे ही। इसमें जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे जूट होगा, है ना, तंबाकू हो जाएगा, हाँ, नील हो जाएगा, नील को क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, इंडिगो होगा, हाँ, और क्या हो जाएगा, चाय, हाँ, चाय, कॉफ़ी, ये सब सारी चीज़ें इसमें आएंगे। आइए, तो इस तरीके की चीज़ों क्या करने लगा कि भाई आप ये सब उपजाइए। अब बताइए, फील्ड वही है, किसान वही है, और अगर इसकी खेती करेगा, इसका मतलब कि जो खाद्यान्न खाने वाली जो वस्तुओं का जो खेती होता था उस पर अब असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इसकी खेती बढ़ने लगेगी, इसकी खेती, तो जो एडिबल फूड होते हैं, है ना, उसका क्या हो जाएगा, खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स जो होंगे, फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स जो होंगे, खाद्यान्न जिसे बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, घटने लगेगा, है ना, घटने लगेगा, घटने लगेगा। ये बढ़ने लगा, ये घटने लगा। अब देखिए कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा लोगों पर। इफेक्ट यह पड़ा कि खाने वाले वस्तुओं में कमी आने लगी, और ये जो कैश क्रॉप्स थे इसको बढ़ा दिया गया। तो इसे ठीक है, इसे बेचने के बाद इन्हें मनी तो मिलने लगा, किन्हें, किसानों को, लेकिन किसान पर रिवेन्यू इतना बढ़ा दिया गया कि सारा पैसा जो मिला था वो रिवेन्यू को एडजस्ट करने में ही चला जाता था इनको। क्योंकि जो रिवेन्यू था, जिसे हम लगान कहते हैं, रिवेन्यू था, वो रिवेन्यू काफी बढ़ा दिया जाता था। तो जो पैसे इन्हें मिल रहे हैं बेचकर, वो सारा तो रिवेन्यू चुकाने में चले जाते थे, और उसके बाद अनाज की भी कमी हो गई, जो उपजाते थे खाने के लिए वो भी नहीं उपज रहा है, कम उपज रहा है। तो इसी को कहते हैं अकाल की स्थिति हो गई, है ना, इसी को कहते हैं फेमाइन की स्थिति आ गई थी, अकाल की स्थिति आ गई थी। तो अनाजों की कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, और फेमाइन की स्थिति आ गई, अकाल की स्थिति आ गई। तो ये जो अकाल है, जो फेमाइन है, यह ऐसा माना जाता है कि ये क्लाइमेटिक रीजन है, ज्योग्राफिकल टर्म है, कि बारिश कम हुई या टेम्परेचर वगैरह इस तरीके का हुआ, तब जा करके, या कोई भी मौसमी ऐसी परिघटना होती है, मानसून का नहीं आना या समय पर नहीं आना, तब जा करके उपज कम हो जाती है, और उपज कम होने के बाद फूड ग्रेन्स नहीं उपजता है, और तब जा करके अकाल की स्थिति आती है। ये कैसी घटना है, हाँ, प्राकृतिक घटना है, यह एक मौसमी घटना है, यह एक क्लाइमेटिक घटना है। लेकिन एक क्लाइमेटिक घटना नहीं थी, यह मैड मेन इंसिडेंट था, यह मानव निर्मित घटना था, और किसके द्वारा था, ये ब्रिटिश के द्वारा था, ब्रिटिश मेड इंसिडेंट था। समझ में आया आपको। तो ये किसानों को किस तरीके से प्रभावित किया, आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया, भारत के एग्रीकल्चर को। और ये जो खेती होती थी, नील वगैरह की खेती जो होती थी, चाय की खेती होती थी, तंबाकू जूट की, इसमें जबरदस्ती भी करवाया जाता था, उसलिए नील विद्रोह भी हुआ था, आपको पता है, हुआ था ना,
इंडिगो रेवोल्यूशन का बंगाल में हुआ और फिर आपको यहाँ हुआ, चंपारण में हुआ। हुआ क्या था कि आगे चल के एक केमिकल, जैसे जर्मनी में केमिकल जो कलर थे उसका निर्माण हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से क्या करते थे, वो नील की खेती करवाते हुए थे, पैसे भी टाइम पे नहीं देते थे, रेट भी उसका गिर गया था, लेकिन फिर भी अपना मोनोपोली और जबरदस्ती दादागिरी दिखा रहे थे, और इसमें किसानों का जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो गया था, एक तरीके से गुलाम हो जाते थे, नहीं तुमको काम करना ही करना है। और आपको पता है कि इतना बड़ा मुद्दा था कि गांधी को क्या बना दिया, एक नेशनल लीडर बनाया यही। और गांधी शुरू कहाँ से किए अपने करियर, इसी टर्म से शुरू किए, यहीं से शुरू किया, राइट। चंपारण आपको याद है ना आंदोलन। चलिए, ये आप समझ गए एग्रीकल्चर वाला टर्म कि इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर का क्या हाल हुआ और उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई और उस पॉलिसी का इम्पैक्ट कितना पड़ा। क्लियर है। अब हम आते हैं कि इंडस्ट्री का हाल, एग्रीकल्चर का हाल हुआ, इंडस्ट्री का हाल क्या हुआ। देखिए, इंडस्ट्री का हाल क्या हुआ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण इंडस्ट्री एक ही था, और वो क्या था बताइए, हैंडीक्राफ्ट ही तो था, जिससे हम क्या कहते हैं, हस्तशिल्प उद्योग बोलते हैं, या हथकरघा क्या कहते हैं, हथकरघा उद्योग कहते हैं। मतलब यह है कि हाथ से बनाए जाते थे जो भी चीज़ थे, हमारे यहाँ मशीन नहीं था, लेकिन हथकरघा उद्योग हमारे यहाँ इतना बढ़िया था, चाहे वो कपड़े बुने जाते थे या औजार बनाए जाते थे, वो सारे यहाँ के बनते थे। कहा जाता है कि यूरोप के महारानी के जो कमरे होते थे वहाँ पर भारत के हाथ के बनाए हुए कालीन, रेशमी वस्त्र वगैरह वहाँ रहते थे। तो भारत के वस्तुओं का इतना डिमांड था, और टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हस्तशिल्प भारत का इतना डेवलप्ड था, और ये जो एक्सपोर्ट भारत से होता था, सामान जो यहाँ से बाहर विदेश जाता था, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी और काफ़ी पैसा जनरेट होता था। अब वो लोग क्या करेंगे, इसी को वो क्या करेंगे ना कि रिवर्स कर देंगे। अभी क्या होता था, आपको पढ़े हुए हैं कि भारत से वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा सामान को ले जाकर एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे। इसका मतलब कि भारत इंपोर्ट बहुत कम सामान करता था, न के बराबर करता था, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता था, और एक्सपोर्ट वही लोग करते भी थे, यहाँ से सामान लेकर अपने यहाँ जाकर के बेचते थे, अभी इसमें बड़ा सा मुनाफा कमाते थे, राइट। आ रहा समझ में ना। लेकिन होता क्या था कि वो जो एक्सपोर्ट होता था, वो भारतीय सामान को खरीद कर वो बेचते थे, भारत के लोगों को फायदा होता था, मुनाफा होता था, नो डाउट, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा उनको मुनाफा होता था, जो बिचौलिए होते थे। और वही बिचौलिए कंपनी वाले हैं, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिचौलिया था, लेकिन फिर भी भारतीयों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर सामान बेच कर जाते थे तो इनको मुनाफा, अच्छा कीमत इन्हें मिल जाता था। अब वो क्या करेंगे, अब उनका टारगेट क्या हो गया कि यहाँ से जाने वाले वस्तुओं को रोक दो और वहाँ से आने वाले वस्तुओं को भर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक्सपोर्ट रोको, कम करो, और यहाँ इंपोर्ट बढ़ा दो। आ गया समझ में ना। यानी कि अब वहाँ के वस्तु भारत में बिकेंगे, और इससे होगा क्या कि कीमत उन लोगों को मिलेगा और कंज्यूमर हम बनेंगे। और पहले कंज्यूमर कौन था, यूरोप कंज्यूमर था, और इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था। अब वो उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। पहले तो भारत में जिस तरीके से सामान बनते हैं, यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसा इस्तेमाल करने लायक चीज तुम बनाओ, नंबर 1, यही करोगे ना। दूसरा क्या करना पड़ेगा कि उसका रेट कम करना होगा, और तीसरा क्या करना पड़ेगा कि आप जो सामान बनाए हैं उसका हमें यूज टू हमें होना पड़ेगा, हैबिचुअल होना पड़ेगा, ये सब होना पड़ेगा ना। एक और काम उनको करना पड़ेगा कि अपने यहाँ कहाँ, ब्रिटेन में भारत के जो सामान पहुंच रहे हैं उसका ऑप्शन के रूप में उनको वहां पर देना पड़ेगा, राइट। नहीं, और वो भी नहीं समझे, जैसे भारत के सामान कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, ब्रिटेन या पूरे यूरोप में जा रहे हैं, तो वहां तो भारत के सामान का डिमांड है ना, तो आपको चेंज तो पहले करना पड़ेगा, सप्लाई तो पहले करना पड़ेगा। जो हम दे रहे हैं, भारत से सामान दे रहा है, उसके बदले में आपको सामान देना पड़ेगा, वो क्वालिटी मेंटेन करेगा आपको, नंबर 1। तो वो लोग क्वालिटी तो मेंटेन नहीं भी कर पाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि प्राइस को चेंज कर दिए। अब भारत के जो सामान यूरोप में जाते थे उस पर इतना ज्यादा ये ड्यूटी लगा दिए, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिए कि वो सामान अगर यहां से 10 रुपए का एक अगर टोकरी बन के जा रहा है, तो वहां जाते जाते वो 500 रुपए का हो जाता था, 200 रुपए का हो जाता था। अब हुआ क्या कि जो लोग पहले से भारतीय सामान खरीद रहे थे, उनको अचानक इतना महंगा वो सामान लगने लगा कि न चाहते हुए भी उनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब फिर वो अपना सामान एकदम सस्ते 5 रुपए में अपना सामान वो खड़ा कर दिए, लीजिए हमारी टोकरी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ टोकरी का, ये लीजिए, वो मशीन से टोकरी बना रहा है। और हथकरघा का, हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, दिन भर में बैठकर एक टोकरी आदमी बिनेगा, बांस का या बेंत का, आप देखते होंगे ना,
1 या 2 से 3 से ज़्यादा कितना टोकरी बीन लेगा? 4, 5, 8 घंटे में कितना बीन लेगा? लेकिन 8 घंटे में एक मशीन जो है वो बटन दबाते हुए हजारों की संख्या में क्या बना देगा? टोकरी बना देगा। वो बनाएगा, प्लास्टिक का बनाएगा, वो इतना अच्छा तो नहीं बना पाएगा बेत का। लेकिन अगर फर्क कीमत में बहुत ज्यादा होगा तो लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, नहीं करेंगे? करने लगेंगे। और यही हुआ। भारतीय सामान का, भारतीय जो वस्तु थे उनको वहां के मार्केट में नहीं पहुंचने दिया जाए या उसे हतोत्साहित किया जाए, गिरा दिया जाए उसे, इसके लिए यहाँ के सामानों पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। कस्टम ड्यूटी जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा लगा दिया गया ताकि विदेश से जाए ही नहीं, और जाए तो इतना महंगा हो जाए कि वहाँ के लोग खरीदे ही नहीं। और जब वहाँ के लोग नहीं खरीदने लगे तो इनका क्या हो गया? मांग घटने लगी। और जब घटने लगी तो भारत के जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। और खराब हुई इतनी मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि जब इनकी स्थिति जब खराब होने लगी भारत के क्राफ्ट्समैन की, तब ये जाएंगे कहाँ बताइए? जब काम इनका खत्म हो गया, गांव शहर में लोग आ गए थे, बाजार बना हुआ है, जैसे यहाँ बाजार बना हुआ है ना। कुछ लोग क्या बना रहे हैं? कुछ लोग बना रहे हैं चूड़ी बना रहे हैं, कुछ लोग गहने वगैरह रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ लोग टोकरी बना रहे हैं, कुछ लोग हंसुआ बना रहे हैं। इस तरीके से सब कुछ अपना अपना औजार में लगा हुआ था। कुछ लोग तलवार बना रहे हैं, ये सब बनाने वाले लगे हुए हैं। अब वो लोग अचानक उनका जॉब खत्म होने लगेगा तो बस एक ही जगह भागते हैं, सब लोग गाँव में भागते हैं। जैसे इस बार कोविड में सबका घर, सबका नौकरी छूटा, सब मजदूर आप देखते थे कि बिहार पैदल, दिल्ली से पैदल चल चल के आते थे। तो विलेज क्या है? गांव वही स्वर्ग है जो लास्ट में सबका क्या बनता है? शरणशाला बनता है। सब वहीं आगे शरण लेते हैं। तो ये लोग गांव में जाएंगे, और गांव में जाएंगे तो काम करने के लिए गांव में सिर्फ एक ही होता था, और वो होता था खेती, फार्मिंग। तो ये भी फार्मिंग करने लगेंगे। आप बताइए, पहले से उसी खेत पे 4 लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग और उसमें काम करने लगेंगे, 6 लोग। तो क्या खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? 10 किलो के बदले क्या 40 किलो, 25 किलो वो धान उगलने लगेगा खेत? नहीं ना। तो खेत की प्रोडक्टिविटी तो वही रहेगी ना, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग ज्यादा आ जाएंगे। इसी को कहते हैं प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या दबाव। तो जनसंख्या दबाव कृषि पर बढ़ गया, राइट? पॉपुलेशन प्रेशर माउंटेन ऑफ द एग्रीकल्चर। और जब भी जनसंख्या का दबाव कृषि पर बढ़ेगा तब गरीबी आता है और तब भूखमरी होता है। क्यों? क्योंकि पहले 4 लोग मिलकर अगर खेत में काम करके उपजा कर खाते थे, अब 40 लोग अगर पहुंच जाएंगे तो अब उपजा कर नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो लगभग उतना ही रहेगा, या बढ़ेगा तो हल्का फुल्का बढ़ेगा, लेकिन उस पर निर्भर और उस पर डिपेंडेंट लोगों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, तो फिर अनाज की कमी हो जाएगी, भयंकर गरीबी हो जाएगी, गाँव में गरीबी और भूखमरी हो जाएगा। और ये चीज हो गया यहाँ पे। तो आप समझिए कि भारत का इंडस्ट्री को उन्होंने नाश कर दिया। और क्या कर दिया? वो अपना सामान ला करके बना के लेने लगे यहाँ पर, ये लोग बिल्कुल बेचारे अलग हट गए। अब उनको तर्क उन्होंने कहा दिया इसके पीछे। उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इनका तो खत्म होना ही होना है। अब बात भी सही है, आप लोग लगे अभी, क्योंकि जब ब्रिटेन में भी तो पहले यही लोग थे, पूरी दुनिया में पहले कौन थे? क्राफ्ट्समैन ही लोग थे। लेकिन फिर इंडस्ट्री आई, तो जब इंडस्ट्री आएंगी तो इन लोगों को तो हटना ही है। तो क्या है, ब्रिटिश ने कहा कि हमने गलत क्या किया? अगर ये गलत अलग लोग हट गए हैं तो उन्होंने कहा ये तो होना ही था, तो क्या हम इनके चक्कर में इंडस्ट्री नहीं हिलाएं? तो क्या उनका लॉजिक सही है? कैसे? वहां से इंडस्ट्री बना तो जो हैंडीक्राफ्ट से मूव किया वो इंडस्ट्री में काम कर। हाँ, ये बात हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विद इन अ कंट्री अगर होता, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में आया होता, भारत में इंडस्ट्री लगती, तब ये जो क्राफ्ट्समैन यहाँ काम कर रहे थे वो सारे निकल के फैक्ट्री में चले जाते, और वो मशीन में ट्रेनिंग उनको मिलता, और वो लोग काम करते, उन्हें पैसे मिलते, कोई समस्या नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ भारत को नहीं मिला। किसको मिला? ब्रिटेन को मिला। वो लोग बड़े दिमाग से काम कर रहे थे, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ कुछ बेटर हो। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। यहाँ तक कि रेलवे कारखाने जो बनते थे, रेलवे के जो भी सामान बनता था वो यहाँ नहीं बनाते थे, वो सब बनाते थे अपने यहाँ, और वहाँ लाते थे जहाज से ढो कर और यहाँ बिछाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहे रेलवे हो या जो भी हो, वो नहीं चाहते थे कि भारत में भारतीयों का क्या हो, विकास हो, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो। इसके लिए उन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ के यही दिक्कत हुआ कि ब्रिटेन या बाकी के जो यूरोप में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो लोग क्राफ्ट्समैन थे वो सारे के जो हस्तशिल्प लोग थे, शिल्प उद्योग में काम करने वाले, हस्तकरघा उद्योग में काम करने वाले थे, वो सब इंडस्ट्री में चले गए। तो भूखमरी नहीं आया, एग्रीकल्चर पे दबाव नहीं पड़ा।
लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस तरीके से स्थिति खराब हो गई। आ गया समझ में? अब ट्रेड ऑन कॉमर्स की बात, मैंने बिल्कुल ट्रेड ऑन कॉमर्स इससे रिलेटेड है। ट्रेड का मतलब होता है वस्तुओं को बेचना। तो मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कहानी सुना दिया। वो लोग अब भारत से उल्टा कर दिए। पहले भारत से एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था। अब भारत में वो लोग इंपोर्ट ज्यादा करने लेंगे, एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, जानबूझकर कम करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? तो वो लोग यहां से अब क्या करेंगे कि इंपोर्ट को इंस्पायर करेंगे, उन लोगों में अब आदत लगाएंगे, लत लगाएंगे कि यहाँ के लोग भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करें और उसे इस्तेमाल करें। तो हमें टोपी पहना है, बोला था ना कि टोपी पहना देना, तो टोपी और हैट ला के हम घूमने लगे, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब उसके चक्कर में क्या होने लगा, लोग खरीदने लगे, हम भी लगाएंगे। वो कोट वोट पहन के एकदम घूमने लगे यहाँ पर। अब होता क्या था कि भारत के लोगों को कुछ लोगों को नौकरी दे दिए। अब भारत के जो नौकरी करते थे उनके यहाँ वो बिल्कुल अपने बॉस को फॉलो करते थे, मतलब ब्रिटिश को फॉलो करते थे, यूरोपियन को फॉलो करते थे, और वैसे ही आकर कपड़े उपड़े पहनकर अपने गाँव में शहरों में घूमते थे। अब उनसे कुछ लोग इंस्पायर होते थे कि नहीं हमें भी ऐसा ही करना चाहते थे, और ये सब सोची समझी हुई चाल चाल थी। ये सब ब्रिटिश तो ही चाहते थे। धीरे धीरे उनके सामानों का यहाँ पर मांग बढ़ने लगा, और आज देखिए हम सब लोग रंग गए हैं उन्हीं। हम लोग इस्तेमाल करने वाले जो वस्तुएं हैं उनमें अधिकतर उन्हीं का है, लेकिन उनका अब नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि हम बहुत गलत कर रहे हैं। ये सारी कहाँ बन रहा है, सारे के सारे सामान कहाँ बन रहे हैं, भारत में बन रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हुआ है, भारत के लोग ही काम कर रहे हैं भारत की इंडस्ट्री में, राइट? यह तो समझ में आ गया आपको, ये पूरा का पूरा। इकोनॉमिक वाला में कोई प्रॉब्लम अब नहीं ना, पर्पज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसका टाइमिंग देखे क्या है, टाइमिंग तो इसका पता है आपको, 1857 या 56 हम रख लेते हैं, बात वही है। क्योंकि 57 में क्या हो गया था, क्रांति हुआ था, तो 57 तो कुछ होगा नहीं, 56 तक ही मानते हैं हम लोग, या 57 बात एक ही है, यही से मान लीजिए। ये दूसरा है ना, सेकेंड फेज है, ये सेकेंड फेज है, ये द्वितीय चरण है। आइए अब आते हैं हम लोग सोशल में, है ना। अब सोशल में आते हैं हम लोग। अब वो क्या करेंगे, वो भारतीय समाज में व्यापक चेंज लाएंगे वो लोग। और लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो सोसाइटी है वो रिग्रेसिव है, और रिग्रेशन पतनशील है। तुम्हारी जो समाज है, भारतीय समाज को पतनशील उन्होंने करार दे दिया, और कहा कि इसे अब उत्थान करना जरूरी है, इसे प्रोग्रेसिव बनाना जरूरी है, इसे प्रगतिशील बनाना जरूरी है, और वो हम ही बना सकते हैं, वो कहना शुरू कर दी। और भारतीय समाज में एक से एक बुराइयां वो ढूंढने लगे अब, और क्लेम करने लगे कि हम ही तो सुधारेंगे, और कौन सुधारेगा तुम्हें। तो जब सुधारने की ही मंशा आपकी थी तो पहले क्या कर रहे थे, 1757 से थे आप, और अभी कितना हो रहा है, मतलब 50 साल से ऊपर हो गया ना लगभग। तब तक आप कहाँ थे, आपकी नींद नहीं खुली थी। तो अब उन्हें इसलिए जरूरी था कि अब उनको अपने सामान को बेचना था, और भारत को यह बताना था कि तुम्हारा सोसाइटी खराब है, और जो हम कहें वो करो। और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को तैयार करना था, और इनके ब्रेन से खेलना था, उन्हें एहसास दिलाना था कि हम सही में एकदम बुरे हैं, एकदम गए गुजरे हैं हम लोग। हाँ, ब्रिटिश बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्रिटिश सही है तो इनकी नीतियाँ सही हैं। अच्छा, ब्रिटिश और नीतियाँ इनकी दोनों सही है तो इनका पहनावा होनावा, बोल चाल, भाषा सब सही है, और हमने बिल्कुल सब मान लिया। क्लियर है ना। धीरे धीरे वो अपना ग्रिप हम पर क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और उनके ग्रिप बढ़ाने के पीछे का कारण क्या था, मैंने आपको पर्पज में समझा दिया है। बार बार रिपीट करने से क्या फायदा, आपको पर्पज में मैंने समझा दिया है। आइए अब, तो अब वो क्या करेंगे कि अब वो सोशल रिफॉर्म की तरफ मुड़ेंगे, सोशल रिफॉर्म की तरफ वो मुड़ेंगे, और हमारे समाज में व्यापक परिवर्तन, सामाजिक जो कुरीतियां, हालांकि ये तो अच्छा हुआ कि इसी दौरान कुछ बेहतर काम भी हो गए, और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठने लगी। ये अलग बात है कि उसमें भी भारतीयों का ही हाथ है, क्योंकि भारत को राजा राम मोहन राय जो थे वो इसमें बहुत मुखर होकर के आवाज उठाए थे। और यह भी था कि इसमें ब्रिटिश, खास करके विलियम बेंटिस का जो काल कहा जाता है, देखिए इसमें एक अप्रोच होता है जिसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियन, है ना। तो इसमें एक अप्रोच होता है जिसे कहते हैं यूटिलिटेरियन, जिसे कहते हैं हम लोग। यूटिलिटेरियन हिंदी में इसे कहते हैं उपयोगितावादी, उपयोगितावादी। ये आ जाएगा कल्चर में, इसे हम पढ़ लेंगे। कल्चर एंड सोसाइटी दोनों से रिलेट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड है ना। तो सोशल में हमने क्या बताया कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उसको क्या करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सती प्रथा हो, या फिर विधवा विवाह हो, या फिर चाइल्ड मैरिज वगैरह हो, या फिर आप देखते हैं कि हाँ,
स्लेवरी सिस्टम वगैरह हो, इन सब के विरुद्ध ये सब आवाज़ उठाएंगे और इसके विरुद्ध वो काम भी करेंगे और एक्ट भी बनाते हैं। तो सामाजिक काम यहाँ पर होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हमारे समाज के जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, पॉजिटिव एलिमेंट जो थे हमारे समाज के, उसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। राइट, इस पर इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और जितने भी निगेटिव थे उस सबको क्या किया, खूब हाईलाइट किया और ये दर्शाया कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितने मूर्ख हैं। एक अच्छा हुआ कि रिफॉर्म भी हो गया, लेकिन ये वो अपने फेवर के बिल्कुल सिलेक्टिव अप्रोच अपनाए। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें दोनों चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव कुछ नहीं बात किया, न तो भारतीय विद्या का, न तो भारतीय समाज में जो भाईचारा की बात थी, या फिर जो यहाँ पर यूनिटी की बात थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड के बीच में जो एकता था, यहाँ पर भाईचारा था ग्रामीण, उसकी उन्होंने कोई बात नहीं किया। राइट, जबकि उनके यहाँ घोर कमी थी उसकी, जिसकी हम बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, जो सोशल मोरल एक होता है या सोशल एथिक्स जो होता है, वो सारा का सारा भारत में बड़ी स्ट्रांग था, लेकिन उनके यहाँ वो नहीं था। जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था कि हमें उनसे टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, यूरोप से, और यूरोप को हमसे क्या सीखने की ज़रूरत है, नैतिकता सीखने की ज़रूरत है, हमसे मानवता सीखने की ज़रूरत है। तो ये सब उन्होंने बात नहीं किया। हमारे समाज में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियों के प्रति जो सम्मान था, जो भाव था, वो उन्होंने ये सब तो नहीं दर्शाया। लेकिन जो इनह्यूमन एलिमेंट्स थे उसे उन्होंने दर्शाया। कहने का मतलब है कि दिस वाज ए गुड स्टेप, बट इसके पीछे जो इंस्पिरेशन था, जो प्रेरणा था, दैट वाज नॉट प्योर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, संस्कृति में आ जाते हैं, कल्चरल में आ जाते हैं। तो कल्चरल में क्या हुआ कि इन्होंने यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है उसे अपनाया, या अब समाज में ही से पढ़ सकते हैं। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, उपयोगितावादी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि यह लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट कॉमन पीपल, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। यह नहीं सोचना कि इस क्षेत्र के जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो क्या कहता है, बल्कि यह सोचना कि ये जो पॉलिसी हम लगाने जा रहे हैं इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं, यूटिलिटेरियन कहते हैं इसे हम, इस वर्ड को कहते हैं यूटिलिटेरियन। समझ में आ रहा है ना। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो पॉलिसी है वो लोगों पर किस तरीके से असर डालेगा, और इस बात की चिंता किए बगैर कि परंपरा क्या कहती है और यहाँ का संस्कृति क्या कहती है, यहाँ की संस्कृति क्या कहती है, इन सब बात की चिंता किए बगैर इसे क्या कहते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। और उपयोगितावाद में विलियम बेंटिक वगैरह जो नाम हम सुनते हैं, विलियम बेंटिक, वो विलियम बेंटिक उपयोगितावाद में ही है। जो मैकॉले का नाम आप सुनते हैं, मैकॉले भी इसी को मानता था, और इवन डलहौजी भी इसी के फेवर में था। तो विलियम बेंटिक, मैकॉले, डलहौजी, ये सब के सब कैसे थे, यूटिलिटेरियन थे। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए इन्होंने जितने भी पॉलिसी समाज पर इन्होंने अप्लाई किया वो सारा का सारा इसी के तहत था। तो ये सोसाइटी में ही आएगा। क्लियर है। कल्चर में चलें अब हम लोग, जगह कम गया, इसको थोड़ा सा मिटा दें, चलेगा काम, फिर लिखना भी तो होगा। अच्छा हमको याद रहेगा ये वाला, हम याद रखेंगे, आपको सोसाइटी वाला याद रखना है। यूटिलिटेरियन वर्ड खाली याद रखिएगा, है ना। सोसाइटी में बाद में पूरा लिखवा दूंगा मैं, बस इतना याद दिला दीजिएगा। कल्चर में आते हैं, देखिए कल्चर में 2-3 चीज होता है। कल्चर में एक तो होता है धर्म होता है, क्या होता है, धर्म होता है, जिसे हम रिलीजन कहते हैं। और एक जो होता है इसमें एक इसमें होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा को हम एजुकेशन कहते हैं, है ना, शिक्षा होता है। और इसमें लैंग्वेज होगा, भाषा। ये सब सारी चीजें इसमें आएगी। और भी परंपरा वगैरह जो होता है वो सारे के सारे इसी में आएंगे, वो संस्कृति में ही आएंगे, परंपरा इसी में आएंगे। ठीक है ना। अब संस्कृति को धर्म से थोड़ा अलग भी हम करके देख सकते हैं कि थोड़ा वो डिफरेंस तो इसमें है ही। तो धर्म के
बात आप करते हैं तो धर्म तो अब ये लोग क्या करेंगे कि भारत में तेजी से क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू करेंगे, ईसाई धर्म को भारत में टारगेट करके फैलाना शुरू करेंगे। और इसके लिए आपको पता है कि 1813 में 1813 में क्या हुआ था, एक वहां से नियम बनकर आया था, कहां से? ब्रिटेन से। और वो आया था चार्टर जो आया था उसमें था कि अब यहाँ में क्या करना है, ईसाई मिशनरी लोग आएंगे। और वहाँ के जो मिशनरी लोग हैं, मिशनरी का मतलब क्या होता है? धर्म प्रचारक। और यहाँ पर आके धर्म प्रचार करेंगे भारत में और लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करेंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये कब हुआ? 1813 में एक्ट के द्वारा हो गया। तो क्या होने लगा भाई कि क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन होने लगा और कन्वर्जन होने लगा, कन्वर्जन होने लगा। और वो लोग तेजी से भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाने लगे। रिलीजन के क्षेत्र में उन्होंने किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? देखिए ये सब उनको करना था। क्यों करना था? क्योंकि इनको पर्पज को पूरा करना है, अपने रंग में रंगना है उनको भारत को। जब तक वो अपने रंग में नहीं रंगेंगे तब तक उनका रंग बिकेगा कैसे? बताओ कैसे बिकेगा? इसीलिए वो अपने सामान को, अपने वस्तुओं को उन्हें बेचना है भारत में, और उस बेचने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? उनके जैसा बनाना होगा, है कि नहीं? हालांकि बनने के बाद वो इज्जत हमें नहीं मिली। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ही लिखते थे वो, मतलब उनके जैसा टोपी पहने फिर भी समानता नहीं मिली। आगे तो ये आप देख लिए कि क्रिश्चियनिटी। अब शिक्षा में देखिए, अब शिक्षा में क्या हुआ? शिक्षा में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इनकी जो शिक्षा है भारत की वो बड़ा ही मूर्खतापूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा। अब क्यों कहा उन्होंने कहा कि पहले दोनों धर्म की बात उन्होंने कहा, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की। बोला कि हिंदू धर्म में क्या होता है, जिससे पुराण वगैरह की कथा उन्होंने बताया कि इनके यहाँ एक राजा जो होते हैं वो हजार हजार साल शासन करते हैं, 100 साल शासन करते हैं। कितने मूर्ख हैं लोग, इतना उम्र कोई जी सकता है भला? ऐसे ऐसे इनके पढ़ाते हैं लोग पढ़ाई। और इस्लाम के बारे में क्या कहा कि ये तो इतने कट्टर हैं कि इनके साथ सामंजस्य बैठा ही नहीं जा सकता, ऐसी शिक्षा से तो शांति आ ही नहीं सकती, ये लोग किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं लोग। इस तरीके से पूरे तरह से नकार दिया भारतीय संस्कृति को और भारतीय शिक्षा के विषय वस्तु को, सिलेबस को। और फिर कहा, वो मैकाले के हाथ में चला गया था, सबको पता ही है। तो फिर ये कहा कि देखिए क्या करिए, बोला कि भाषा क्या पढ़ाओगे? कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्दू पढ़ते हैं, इसलिए सबको एक लैंग्वेज दीजिए और इंग्लिश। तो शिक्षा में उन्होंने, शिक्षा में दो चीज होता है आपको पता है, एक होता है मीडियम, है ना, एक होता है मीडियम माध्यम और दूसरा होता है सिलेबस, यही होता है ना। तो इसे कहते हैं माध्यम और इसे कहते हैं पाठ्यक्रम। आज भी हम लोग देखिए पहले इंग्लिश लिखते हैं तभी हिंदी लिखते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो माध्यम क्या होना चाहिए भाई? तो माध्यम उन्होंने कहा कि देखो माध्यम इंग्लिश रहेगा। और सिलेबस को बड़ा मजेदार, उन्होंने भारत का सिलेबस ही हटा दिया। भारत के लोग भारत का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, ये लोग पढ़ेंगे यूरोप का सिलेबस। कहाँ का पढ़ेंगे? यूरोपियन सिलेबस पढ़ेंगे। और इस सिलेबस में, यूरोप के सिलेबस का भी बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच, टेक्नोलॉजी नहीं लोगों को आ जाए, इसलिए यूरोप में जो टेक्नोलॉजी चल रहा था उसकी शिक्षा नहीं देते थे कि कहीं ये लोगों ने सीख जाए। तो देते थे क्या? फिलोसफी, दर्शन, साहित्य पढ़ाते थे हमें। क्या पढ़ाते थे? वैसे, है ना, जो बिल्कुल यहाँ पर लोगों को प्रवचन देने वाला बना दे सबको। यहाँ के लोग खूब बात बनाने लगे कि अब यूरोप में तो ऐसा होता है, फलाने विद्वान ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा, ऐसा कहा। और जितने कहने वाले लोग थे वो सब के सब यूरोप के अहंकार से चूर थे। और उन सब जो इंग्लिशिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्हीं को ये सब पढ़ाया है। और लोग क्या कहते थे कि भारत, जैसे जेम्स मिल ने क्या कहा है कि भारत के लोग तो वैसे हैं कि जिन पर सिर्फ डंडे के बल पर राज किया जा सकता है, इन्होंने कभी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक देखा नहीं है, ऐसा कहा है। दे कैन ओनली रूल्ड बाय द स्टिक। दे हैव नेवर विटनेस, उन्होंने कहा कि दे हैव नेवर विटनेस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आज जबकि दुनिया के सबसे पुरानी रिपब्लिक कहाँ थी? बिहार ही। भारत में भी बिहार, और बिहार में भी था और उधर भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी था। क्योंकि सिकंदर जब आया था तो सिकंदर के साथ साथ जो फिलोसफर लोग, जो राइटर्स लोग आए थे, उन्होंने चर्चा की है कि जब वो आए थे तो उस क्षेत्रों में कौन कौन था। कुछ राज्य ऐसे थे जो वहां पर कैसे थे, रिपब्लिक राज्य थे, राइट। उन्होंने कहा कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, जबकि पॉलिटिक्स के सबसे पुराने ग्रंथ अर्थशास्त्र कहाँ था?
भारत में था। सभा समिति ये सब कहाँ थी? भारत में थी। और उन्होंने कहा कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही नहीं था भारत में। अमात्य वगैरह हम लोग क्या देखते हैं, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ नहीं था क्या? था ना। चाहे वो चंद्रगुप्त का हो, अशोक का हो, एवरी सब का हो। गुप्ता पीरियड में तो आप देखिए नवरत्ना है, विजयनगर में आप देखेंगे अष्टप्रधान है, उधर शिवाजी के पास भी है, नहीं है? आइए, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया कि पाठ्यक्रम में क्या कर दिया, यूरोप का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया। और इसमें भी यूरोपीय पाठ्यक्रम में क्या किया कि टेक्नोलॉजी नहीं दिया, तकनीकी शिक्षा में नहीं पढ़ाया। वो हमें क्या किए, एक तो लिटरेचर जिसमें पूरा का पूरा यूरोप के बारे में कहानियां बताया जाता था, खूब श्रेष्ठ कैसे हैं वो लोग ये बताया जाता था। और दूसरा वहाँ के जो फिलोसफी, जो दर्शन शास्त्र वगैरह लोग थे, वो सारा हमें बताया गया। तो जितने जो नीतियाँ वगैरह उस तरीके की थी, ये सब बताया गया। और उसमें बताने का प्रयास किया गया कि भाई जो ब्रिटेन है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहाँ पर, मतलब संविधानवाद है, और ये जो देश है वो संविधान से चलता है। और यह बताने लगा कि यहाँ बिल्कुल जुडिशियल सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है, और यहाँ सबको न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है यहाँ सबको। ऐसे ऐसे पढ़ाने लगे ताकि भारत के जो लोग पढ़े उसे ये लगे कि भारत एकदम बेकार हम लोग का देश है, और जो ब्रिटेन है वो दुनिया का स्वर्ग है। इसीलिए जो सबसे पहले भारत में मिडिल क्लास जो इंग्लिश पढ़ा, उनके दिमाग में ही भरा हुआ था कि ब्रिटेन बहुत बढ़िया है, वो ह्यूमन राइट्स, मानवता के बारे में सोचता है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है, मॉडर्निटी के बारे में सोचता है, जस्टिस के बारे में सोचता है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में सोचता है। इसलिए 1857 के जब विद्रोह हुआ था, तो जो नए आधुनिक जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, वो किसके तरफ थे? अंग्रेज के तरफ। हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन झुकाव उनका उधर ही था। इसलिए 1857 में भारत की तरफ से वो लोग नहीं थे, और उनको लगता था कि ये लोग तो बहुत बढ़िया ही हैं, भारत की स्थिति जो है उससे अच्छा तो ही लोग हैं। ऐसा क्यों लगा उनको? इसी तरह लगा। वो थोड़ी ये बताते थे कि हम एक नाव में नाव भर भर के हम दास को भारत से भरकर, अफ्रीका से भरकर ले जाते थे, और जब नाव डगमगाने लगता था तो उठाकर उन्हीं दासों को हम समुद्र में फेंक देते थे, और उन दास को अंदर ठूस ठूस कर रखते थे, और जाने में महीनों लगते थे, तो महामारी फैल जाती थी, बीमार हो जाते थे। जो दास मर जाते थे उनको उठाकर समुद्र में फेंक देते थे, और जो हट्टा कट्टा बचते थे उनको ले जाते थे यूरोप में, और वहाँ जाकर काम करवाते थे, दास बनाकर रखते थे। ये सब थोड़ी ना पढ़ाते थे अपने सिलेबस में, नहीं पढ़ाते थे। अभी तक आपको पता है कि ब्रिटेन में कॉलोनिज्म का चैप्टर नहीं है, और वो अपने लोगों को नहीं पढ़ाते हैं कि किस तरीके से कॉलोनिज्म करके दुनिया में उन्होंने किस तरह से तबाही मचाई है, और ह्यूमन राइट्स का ऐसा उल्लंघन किया है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनने की मतलब उनका मेंबर तक नहीं बनाया जाए, जैसा उन्होंने काम किया है। तोप के आगे लोगों को बैठकर तोप से उड़ा देना कहाँ का मन होता है। और अब वो हमें रैंकिंग देते हैं कि ह्यूमन राइट्स में रैंकिंग आपका कैसा है कैसा है कैसा है राइट है कि नहीं? अच्छा, अभी पीस इंडेक्स शुरू हुआ है, वर्ल्ड नहीं सेफ्टी का, तो सबसे सुरक्षित देश कौन सा है पूरे दुनिया में? बताइए, अभी हाल ही जारी हुआ है 2022 का रैंकिंग। नहीं, सबसे कौन? इजराइल सुरक्षित है? नहीं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर सुरक्षित कंट्री सिंगापुर को माना गया है। और भारत का रैंकिंग है 60, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स। समझ में आ गया आपको ना कि ये समझ गए कि माध्यम उन्होंने कहा कि इंग्लिश माध्यम इन्हें दीजिए, इंग्लिश का प्रचार कीजिए। और दूसरा इन्होंने क्या दिया कि सिलेबस बोला, और सिलेबस से बोला कि यूरोपियन सिलेबस दीजिए, और यूरोप में पाठ्यक्रम वहाँ का लिटरेचर वगैरह वगैरह, ज्ञान विज्ञान, ऐसे ही। विज्ञान कहाँ पढ़ाते थे? वो सब नहीं पढ़ाते थे, बस बोल वचन करते थे कि लगे कि बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत चिंता करने वाले हैं दुनिया का, और बड़ी बढ़िया नॉलेज है उनके पास। ऐसा करके वो लोग क्या करते थे? श्रेष्ठता हमें भरते थे, और भारत के लोगों में भारत के प्रति हीनता की भावना भरते थे। इन्फेरिटी अबाउट टुवार्ड्स इंडियन एंड सुपरियरिटी अबाउट ब्रिटिश, इस तरीके से रखते थे। अब आपको ये समझ में आ गया। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शुरू किया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसे कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन, है ना? शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन। ये क्या है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या कहा विलियम बेंटिक ने कि हम क्या करेंगे कि कुछ लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देंगे। क्या करेंगे? कुछ लोगों को हम एजुकेशन देंगे, और ये लोग भी क्या करेंगे कि ये लोग भी कुछ को एजुकेशन देंगे। सब कुछ ना कुछ को एजुकेशन देंगे, वो लोग जाकर के फिर कुछ ना कुछ लोगों को एजुकेशन देंगे। ऐसे करते 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 पूरे भारत में जो है वो इंग्लिश एजुकेशन फैल जाएगा। ये कौन कहा है? विलियम बेंटिक। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, शिक्षा का निस्यंदन, माने छन छन कर जो शिक्षा है वो ऊपर से नीचे तक फैल जाएगा।
ये विलियम बेंटिक ने कहा। समझे? हालांकि फेलवर ही रहा कि आज तक हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। ये आपका रहा। अब प्रशासनिक क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रशासनिक क्षेत्र में भी इसने व्यापक परिवर्तन किया, इंस्टीट्यूशंस नए नए बनाए। अब भारत के लोगों को ही प्रशासन में शामिल करने लगे। क्लर्किंग पोस्ट पर, नीचे वाले पोस्ट पर ही, ऊपर वाले पोस्ट पर नहीं बनाते थे लोग, नीचे ही पोस्ट पर बनाते थे। और इसमें क्या करके भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दिए, भारत के लोगों को क्लर्क बनाते थे और बना करके उन्हीं के लोगों के द्वारा यहाँ पर रूल करते थे, इसलिए ताकि उनको समझ ज़्यादा होती थी यहाँ के लोगों को। और दूसरी बात यह भी थी कि अगर वो लोग ब्रिटेन और यूरोप से काम करने वाले क्लर्क को लाते तो बहुत ज़्यादा पैसा लेते वहाँ, और यहाँ के लोगों उनको औने पौने दाम में मिल जाते। सस्ता भी पैसा दीजिए तो लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें सस्ते यहाँ पर क्या ह्यूमन रिसोर्स मिल गया, काम करने वाले लोग मिल गए। तो अब भारत के लोगों को ही एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने लगे। इस तरीके से रूट लेवल तक प्रशासन इन्होंने किया। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन। सबको लिखवाएंगे अभी, एक एक करके सबको डिटेल्स में आपको लिखवाया जाएगा, डोंट वरी। एक मोटा मोटी खाका तो आप समझ लिए ना, चल इस सबको पूरा नोट कर लीजिए आप। सामाजिक में आपको याद है क्या करना है, उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद क्या है मैंने आपको समझा दिया है ना, है ना। उपयोगितावाद क्या कहता है कि इस बात, कोई भी नियम बनाने में इस बात का ध्यान रखना कि लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा, इस बात का ख्याल नहीं रखना कि परंपरा और संस्कृति क्या कहती है। समझ में आ गया? अब इन पूरे बातों को आप नोट कर लीजिए। क्या टाइम हो गया ना क्लास का? चलिए ठीक है।